हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की आप लोगों के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, जिसमें प्रैक्टिस सेट 10 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज आपका प्रैक्टिस सेट 11 रहेगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको भी देख लीजिए, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसकी क्लासेस की वीडियो आपकी पहले ही मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट अलग से बनी है, देख लीजिएगा। तो आप उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी ईजी लगेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। आइए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डैश विद रेफरेंस टू नेचर साइज आर फॉर्म ऑफ एन इनिशिएटिव। लेखा परीक्षा का मूल उद्देश्य किसी इकाई की प्रकृति, आकार या रूप के संदर्भ में डैश है। में चेंज बदल सकता है, डजन चेंज नहीं बदल सकता, मस्ट चेंज जरूर बदल सकता है, ऑलवेज चेंज हमेशा बदल सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ऑडिट होता है, ऑडिट हम कर रहे होते हैं, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एक उसके सहायक हो जाते हैं और एक मेन होते हैं। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, कोई भी बिजनेस है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इनिशिएटिव है, उसके नेचर कैसा है, उसका आकार साइज कैसा है, कि बड़ा है छोटा है, बिजनेस कैसा है, या उसका रूप क्या है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो डजन चेंज, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ये पता लगाना कि आर्थिक स्थिति जो अकाउंट्स दिखा रहे हैं वो सही है या नहीं है, तो वो चेंज नहीं होता। भले ही आपका कंपनी हो, कोई पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, आपका बड़ा हो छोटा हो, डजंट मैटर, वो चेंज नहीं होता है। मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि सही स्थिति दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, इसकी एग्जामिनेशन करना, इसकी जांच करना। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज इन। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा में, लाइफ एंड फायर इंश्योरेंस जीवन एवं अग्नि बीमा में, लाइफ एंड मरीन इंश्योरेंस जीवन एवं समुद्री बीमा में, मरीन एंड फायर इंश्योरेंस समुद्री एवं अग्नि बीमा में। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, आपने बीमा के बारे में अगर पढ़ा होगा, इंश्योरेंस के बारे में, तो वहां पर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, कई सिद्धांत होते हैं। पर विश्वास का सिद्धांत होता है, क्षतिपूर्ति का होता है, प्रत्ययन का सिद्धांत होता है। तो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत ये होता है इंडेमनिटी का कि जितना भी क्षति हुई है, जितना भी हानि पहुंची, लॉस हुआ है, उससे ज्यादा पेमेंट नहीं किया जाता है, उतना ही किया जाएगा जितना एक्चुअल में लॉस हुआ है। तो यहाँ पर जहाँ पर वो अप्लाई होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, वो अप्लाई हो जाता है ऑप्शन डी में, मरीन एंड फायर इंश्योरेंस समुद्री एवं अग्नि बीमा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, ये एबीसी पॉइंट क्यों नहीं हुए? तो लाइफ जो होती है, किसी की भी लाइफ की सही मूल्य लगा पाना, सही क्या मूल्य ही नहीं लगाया जा सकता। जो जीवन होता है, लाइफ होती है, वो अनमोल होती है, उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। तो आप ये नहीं कह सकते कि कितना भी पेमेंट आपने कर दिया तो वो पूरा मूल्य उसको दे दिया गया। तो इस वजह से लाइफ इंश्योरेंस पे लागू नहीं होता है, बाकी मरीन और फायर इंश्योरेंस पे लागू होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी कैपिटल इज बॉट इन बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स। दिवालियेपन की स्थिति में पूंजी शोधनक्षम भागीदारों द्वारा उसमें किस तरह से पार्टनर्स में या जो साझेदार होते हैं बांटी जाती है। इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ सहभाजन अनुपात में, इन कैपिटल रेशियो पूंजी अनुपात में, इक्वली समान रूप से, अनइक्वली असमान रूप से। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई पार्टनर अगर दिवालिया हो जाता है, यानी कि पार्टनरशिप है, साझेदारी है, वहां पर कुछ पार्टनर्स से जैसे एक पार्टनर क्या है दिवालिया हो जा रहा है, तो उसके द्वारा जो फर्म को दिया जाना था, क्योंकि अगर कुछ बकाया राशि थी जो उसको भुगतान करी जानी थी, लेकिन वो भुगतान करने में अब असमर्थ हो गया क्योंकि वो दिवालिया इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट व्यक्ति क्या होता है, जब उसकी लायबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है, एसेट उसके पास कुछ नहीं होती उसको पूरा करने के लिए लायबिलिटीज को, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो जाता है। तो यहाँ पर भुगतान करने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा है, तो फर्म का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर जो गार्डर बनाम मरे नियम है, उसके अनुसार किस अनुपात में लाई जाती है, जो उसकी हानि होती है बाकी साझेदारों द्वारा, वो पूंजी के अनुपात में, कैपिटल के रेशियो में लाई जाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हायर परचेज सिस्टम डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन। क्रय क्रय पद्धति के अंतर्गत ह्रास काटा जाता है ऑन कैश प्राइस रोकड़ मूल्य पर, ऑन हायर परचेज प्राइस क्रय क्रय मूल्य पर, और मार्केट प्राइस बाजार मूल्य पर, नन ऑफ द अबव उसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हायर परचेज सिस्टम होता है वहां पर जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है
वो किस तरह से किया जाता है, किस मूल्य पर, किस वैल्यू पर किया जाता है, क्वेश्चन ये पूछता है। किस पे किया जाता है, उसे कैश प्राइस पर चार्ज करते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको पता ही होगा जो हायर परचेस सिस्टम होता है उसमें हम एसेट्स को क्या करते हैं, उधार पर क्रेडिट पर क्रय करने की या उधार पर क्रय करने की एक ये विधि होती है। इसमें जो संपत्ति का एसेट का मूल्य होता है, प्राइस होता है, उसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाता है। और जब तक आखिरी किस्त जो होती है, फाइनल जो उसकी इंस्टॉलमेंट होती है, उसका भुगतान नहीं हो जाता, तब तक जो संपत्ति होती है उसमें स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। तब ट्रांसफर होगी जबकि आखिरी किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा। तो अगर आपने हायर परचेस को कोई चीज ली है और उसमें पेमेंट को भुगतान करने में आप चूक जाते हैं या कई पेमेंट इंस्टॉलमेंट भुगतान आप नहीं करते, पेमेंट नहीं करते, तो वहां पर जो बैंक है या कोई भी जिसके थ्रू आपने करवाया होगा तो आपकी एसेट को ले जा सकता है, तो क्योंकि ओनरशिप लास्ट तक ट्रांसफर नहीं होती है। तो यहाँ पर जो निकाला जाता है डिप्रिसिएशन, उसे कैश प्राइस पर चार्ज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ओनरशिप इज नॉट अज्यूम्ड टू बी ट्रांसफर्ड? इनमें से किस लेन देन में स्वामित्व के हस्तांतरण की कोई उम्मीद नहीं होती है? यानी कि कौन सा ऐसा अभी मैंने आप लोग को यही चीज समझाई है, तो वही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछ भी रहा है कि स्वामित्व का ओनरशिप पर ट्रांसफर नहीं होता कैश सेल में, क्रेडिट सेल में, हायर परचेस सिस्टम में, इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में। इन दोनों में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अक्सर बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। कैश सेल में तो सीधे सीधे आपने कैश में सेल किया है, पेमेंट आपको मिल गया है, तो ओनरशिप तो ट्रांसफर हो ही जाएगी। जो हायर परचेस सिस्टम होता है उसमें जब तक आप लास्ट जो इंस्टॉलमेंट होती है उसका पेमेंट नहीं करते, तब तक जो ओनरशिप होती है ट्रांसफर नहीं होती। तो एक ट्रांसफर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम होता है इसमें पहली ही किस्त जैसे ही आप भुगतान करते हैं ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ डैश। एक बैंक समाधान विवरण को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? इसको शॉर्ट में BRS भी बोलते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसकी सहायता से तैयार होता है? बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण के द्वारा। कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, रोकड़ बही और बैंक विवरण के नकदी कॉलम के द्वारा। कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, बोथ द डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम्स ऑफ द बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम इसे किसकी हेल्प से तैयार करते हैं? जो बैंक समाधान विवरण होता है किसकी हेल्प से तैयार होता है? ये जो रोकड़ बही होती है, कैश बुक बनाई जाती है, उसका जो बैंक कॉलम होता है और जो बैंक स्टेटमेंट होता है, उन दोनों को मैच किया जाता है। जो दोनों में डिफरेंस होता है, क्यों है डिफरेंस, ये पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर कई आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, कैश बुक जो बनाई जाती है उसमें जो बैंक कॉलम होता है और जो बैंक स्टेटमेंट है, इन दोनों का मिलान किया जाता है, ना कि कैश बुक का डायरेक्ट कैश कॉलम का। तो इस तरह का क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर थोड़ा सा आप भटकेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे कि डी वाले में कह रहा है कि कैश कॉलम, तो ये गलत है, बैंक कॉलम होगा ना कि कैश कॉलम। जो 2 कॉलम वाली आपकी कैश बुक बनती है, आपको पता ही होगा, कैश बुक में मैंने बताया है आपको वहां पर कि कई तरह से बनाई जाती है, 1 कॉलम वाली, 2 कॉलम वाली और 3 कॉलम वाली बनती है कैश बुक। यहाँ पर जो 2 कॉलम वाली बनती है इसमें कैश और बैंक दोनों कॉलम रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज स्टार्टेड विद फेवरेबल बैलेंस एज पर द पासबुक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एडेड? जब पासबुक के अनुसार अनुकूल शेष राशि के साथ बैंक समाधान विवरण शुरू किया जाता है तो निम्नलिखित में से नया जोड़ा जाएगा। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब पासबुक के अनुसार, यानी कि जो बैंक स्टेटमेंट, जो पासबुक होती है उससे हमें क्या मिलता है? बैंक स्टेटमेंट मिलता है। उसके अनुसार फेवरेबल शेष राशि है, यानी कि अकाउंट में अमाउंट ज्यादा है, निकाला हमने कम है, ज्यादा अमाउंट है, बैंक समाधान विवरण शुरू कर रहे हैं हम, तो वहां पर उसमें हम क्या चीजें ऐड करते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, चेक जारी कर दिए गए लेकिन बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक द्वारा एकत्र किया गया है लाभांश लेकिन रोकड़ बही में उसे नहीं दिखाया गया है। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्लियर्ड, चेक बैंक में जमा हुए हैं लेकिन मंजूर नहीं किए गए हैं, यानी क्लियर नहीं हुए हैं। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इन द पासबुक ओनली, ग्राहक द्वारा सीधे पासबुक में ही भुगतान, उसमें हम क्या ऐड करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या ऐड करते हैं? उसमें हम चेक जो डिपॉजिट कर दिए गए हैं बैंक में लेकिन क्लियर नहीं किए गए हैं, उन चेक का अमाउंट जितना होगा उसको हम ऐड करते हैं, क्योंकि वो अमाउंट आपका फ्यूचर में क्लियर हो जाएगा, तो उस अमाउंट को हम ऐड करते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू फीचर्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बैंक समाधान विवरण के जो फीचर्स होते हैं उसके गुण होते हैं कि किसको संबंध में कौन सा गलत है। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना है। तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कोई एक फीचर जो होगा वो इनकरेक्ट होगा, किससे रिलेटेड, BRS के डिफरेंस में। पहला क्या दे रखा है इसमें, अ रेगुलर रिकंसिलिएशन डिस्करेज द अकाउंटेंट ऑफ द बैंक फ्रॉम एम्बेजमेंट ऑफ फंड्स। नियमित समाधान बैंक के लेखाकार को धन की गबन से हतोत्साहित करता है। तो ये क्या है, इसका एक फीचर होता है, सही है। एनी अंडर डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक्स विल बी शोन अप बाय BRS। चेक की निकासी में किसी प्रकार की अनुचित देरी को BRS द्वारा दिखाया जाता है, सही है। जैसे कि अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा कि डिपॉजिट कर दिए गए लेकिन क्लियर नहीं किए गए, लेकिन उसे हम ऐड करते हैं। फिर है BRS helps in finding out the actual or true position of the bank balance by incorporating the effect of any unclear fund as well। BRS किसी भी अनसुलझी निधि के प्रभाव को शामिल करके बैंक बैलेंस को वास्तविक या सही स्थिति का पता लगाने में हेल्प करता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। BRS will bring out any error that may have been committed in the cash book but not in passbook। BRS किसी भी त्रुटि को सामने लाएगा जो कैश में तो हो सकती है लेकिन पासबुक में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे फॉल्स ही पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। मेन जो BRS का काम होता है वो इस उद्देश्य से, इस पर्पज से बनाई जाती है कि जो कैश बुक है उसका बैंक कॉलम है और जो पासबुक में हमारा बैंक स्टेटमेंट मिल रहा है वो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उनके अंतरों को पता लगाना। तो ये दोनों की ही त्रुटि को बताता है, दोनों में ही किसी तरह का एरर है उसको बताता, ना कि किसी एक की। तो एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बैंक रिकंसिलिएशन इज स्टार्टेड विद ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एडेड। जब बैंक समाधान विवरण पासबुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट के साथ शुरू किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या जोड़ा जाएगा। अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा था कि फेवरेबल था, यानी कि अमाउंट ज्यादा था। यहाँ पर क्या है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, इसको शॉर्ट में OD भी बोला जाता है, अधिविकर्ष कहते हैं हिंदी में। तो OD जो होता है इसका मतलब ये है कि आपके उसमें जितनी भी राशि जमा है अकाउंट में उससे ज्यादा राशि आपने बैंक से निकाली है। कभी कभी जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको ये सुविधा दी जाती है कि उनके अकाउंट में जितनी राशि जमा है वो उससे ज्यादा निकाल सकते हैं, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है यानी कि आपने ज्यादा अमाउंट निकाल लिया है जो कि आपके अकाउंट में उतनी राशि नहीं है, तो वहां से अगर स्टार्ट हो रहा है बैंक समाधान विवरण तो वहां पर हम उसमें क्या जोड़ेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अंडरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक और ओवरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द पासबुक। ये पासबुक के क्रेडिट पक्ष को कम करना या पासबुक के डेबिट पक्ष को घटाना। डिपॉजिट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक और एक्सेस अमाउंट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में 2 बार दर्ज की गई जमा राशि या कैश बुक में दर्ज की गई अधिक राशि। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड क्रेडिटेड विदाउट रिकॉर्डिंग इन द कैश बुक। कि जो बैंक में जमा किए गए चेक हैं और उन्हें कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया, यानी कि बैंक में जमा कर दिया गया लेकिन कैश बुक में उसे नहीं जमा किया गया है, तो ऐसे जो चेक्स होते हैं उनको हम ऐड करते हैं। एक आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और लास्ट वाला जो कह रहा है कि अंडरकास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक और ओवरकास्टिंग ऑफ रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक, तो ये भी नहीं रहेगा। इसमें सिर्फ हम चेक का वही वाला पॉइंट ऐड करते हैं जो कि चेक डिपॉजिट कर दिए गए हैं बैंक में बिना क्रेडिट किए गए कैश बैलेंस में या कैश जो बुक बनाई है उसमें, उसको हम ऐड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया। पिकल्स ने, लुकास पैसियोली ने, बार्टली बाय ने या फिर इनमें से कोई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने इसका आविष्कार किया था, तो जो लुकास पैसियोली थे डबल एंट्री सिस्टम का, उन्होंने ही आविष्कार किया था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ये कहाँ के निवासी थे, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि जो लुकास पैसियोली थे वो कहाँ से थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट या प्रेषण में कितनी पार्टियां होती हैं, 1 2 3 4, कितनी पार्टीज होती हैं। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि कंसाइनमेंट यानी कि प्रेषण, इसमें 2 पक्ष शामिल होते हैं, कोई एक पक्ष नहीं होता कंसाइनमेंट में। एक वो व्यक्ति होगा जिसका जो गुड्स होते हैं उसका ओनर होता है, स्वामी होता है, दूसरा होगा जिसको कि सेल किया जा रहा है या फिर बेचा जा रहा है। तो 2 व्यक्ति होते हैं, एक कंसाइनर हो जाता है, दूसरा कंसाइनी होता है। तो यहाँ पर या कोई संस्था हो सकती है जो उसको ले रही है,
तो कोई भी होगा, लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए। 2 से कम में एक व्यक्ति अकेला कंसाइनमेंट में नहीं होता, कम से कम 2 पार्टीज जरूर होती हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ एक्सपेंसेस आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। विभागीय खातों के संबंध में व्यय के विभाजन के कौन से आधार सत्य हैं? यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो एक्सपेंसेस किया जाता है उसको जब अलग अलग उस पर बांटा जाता है, क्योंकि कुछ डायरेक्टली होते हैं तो वो तो जिससे रिलेटेड है उस पर आपके डाल दिए जाते हैं, लेकिन कुछ कंबाइंड होते हैं तो उनको अलग अलग विभाजित किया जाता है। तो वो किस बेसिस पे होता है वो आधार आपको दे रखी है, आपको बताना है उसमें से कौन सा ट्रू है। डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी ऑन वैल्यू ऑफ मशीनरी, मशीनरी के मूल्य पर मशीनरी का मूल्य ह्रास। इंश्योरेंस ऑन स्टॉक ऑन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक के मूल्य पर स्टॉक का वहां पर जो बीमा होगा। रेट इज अपोर्शन्ड बेस्ड ऑन फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक विभाग के कब्जे वाले फ्लोर स्पेस के आधार पर किराए का विभाजन किया जाता है। तो कौन सा करेक्ट है इसमें आपको ये बताना है। तो ये तीनों ही करेक्ट है कि जो मशीनरी का मूल्य होता है उस पर ही उसका डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, जो स्टॉक होता है उसकी वैल्यू पर ही उसका इंश्योरेंस होता है, और साथ में जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया गया होगा किसी फ्लोर पर किसी मशीनरी या किसी डिपार्टमेंट के द्वारा जितने स्पेस में है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है उसके जो रेंट होता है उसका विभाजन किया जाता है। तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विद रेफरेंस टू द अकाउंटिंग ऑफ इनलैंड ब्रांचेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज करेक्ट। अंतर्देशीय शाखाओं के लेखांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर्स डायरेक्टली टू द हेड ऑफिस आर शोन इन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट अंडर द डेटर सिस्टम। ग्राहकों द्वारा सीधे प्रधान कार्यालय को वापस किए गए माल को देनदारी प्रणाली जो होती है शाखा खाते के नाम तथा जमा राशि में प्रदर्शित करेगी। अंडर डेटर्स ब्रांच अकाउंट सिस्टम इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। देनदार शाखा खाता प्रणाली के अंतर्गत सकल लाभ तथा निवल लाभ की गणना करना संभव होता है। डिपेंडेंट ब्रांचेस आर मेयरली सेलिंग एजेंसीज एंड आर कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस इन ऑल केसेस। आश्रित शाखाएं मात्र विक्रय एजेंसियां होती हैं और हर मामले में प्रधान कार्यालय द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस आर कंप्लीटली ऑटोनोमस यूनिट्स। स्वतंत्र शाखाएं पूर्णतः स्वायत्त इकाइयां होती हैं। तो आपको ये बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं किससे रिलेटेड हो जाते हैं। तो अंतर्देशीय शाखाएं जो होती हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। अंतर्देशीय का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसी शाखाएं हो जाती हैं। अंतर्देशीय से मतलब ये होता है कि एक देश यानी कि कई देश हो जाते हैं आपस में मिल करके एक देश से दूसरे देश में, और अंतर्देशीय शाखाएं ब्रांचेस हो जाती हैं। तो उनसे रिलेटेड आपको बताना है कि अकाउंटिंग जो की जाती है कौन सा इसमें निष्कर्ष जो होगा वो करेक्ट हो जाता है, कौन सा हो जाता है। तो इसमें सी पॉइंट जो दे रखा है कि डिपेंडेंट ब्रांचेस आर मेयरली सेलिंग एजेंसीज, जो आश्रित शाखाएं मात्र विक्रय एजेंसियां होती हैं और हर मामले में वो प्रधान कार्यालय द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। यहाँ पर क्या कहने का मतलब ये है कि ये शाखाएं या इस तरह की जो ब्रांचेस होती हैं जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी अपनी अलग से बुक्स को नहीं रखती हैं, बुक्स अपनी अलग से नहीं बनाती। जो प्रधान कार्यालय यानी हेड ऑफिस होता है वहीं पर ही बुक्स मेन बनती हैं, उसी में ही सारा लेखा रखा जाता है। तो ये शाखाएं जो सिर्फ होती हैं एक एजेंट की तरह, एक सेलिंग एजेंट की तरह काम करती हैं हेड ऑफिस की। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल कॉज ऑफ डिप्रिसिएशन। निम्न में से क्या मूल्यह्रास का एक बाह्य कारण है? यानी कि जो डिप्रिसिएशन होता है, तो डिप्रिसिएशन चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि कुछ इंटरनल कॉज होते हैं डिप्रिसिएशन होने के, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। तो यहाँ पर बाह्य कारण पूछा है, एक्सटर्नल कॉज। रूटीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सामान्य मरम्मत तथा रख रखाव, मिसयूज दुरुपयोग, ऑब्सोलेंस यानी कि अपरिशलन, वेयर एंड टेयर, टूट फूट। क्या हो जाता है बाह्य कारण इसका? तो यहाँ पर अपरिशलन, ये जो अपरिशलन है वो बाह्य कारण है, यानी कि वो संस्था ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को उसका कंट्रोल नहीं। जो अभी मशीनरी यूज हो रही है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रही है, आगे बढ़ रही है, विकास हो रहा है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है कि एक जैसी टेक्नोलॉजी आती है उसके तुरंत जस्ट ही कुछ दिन बाद एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो वहाँ पर जो अभी आप यूज कर रहे थे वो अप्रचलित हो जाती है और नई वाली की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे मोबाइल में देख लीजिए, एक फीचर आता है कुछ ही दिन के बाद कोई दूसरे नए उससे लेटेस्ट अच्छे फीचर के साथ दूसरा मोबाइल लॉन्च हो जाता है। तो कंप्यूटर में भी इसी तरह होता है। तो बहुत सी चीजें जो हैं टेक्नोलॉजी में लगातार जो है प्रोग्रेस बढ़ती ही चली जा रही है। तो यहाँ पर अपरिशलन के कारण क्या होती है, इस पर जो कंपनी है ऑर्गेनाइजेशन उसका कंट्रोल नहीं होता।
बाकी रिपेयर मेंटेनेंस पर भी रहता है। आप मिसयूज ना करें, ढंग से मशीनरी का यूज करें तो ज्यादा दिन आपकी चलेगी। वेयर एंड टेयर आप टूट फूट से भी उसको बचा सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो बाह्य कारण है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज इम्यून ऑफ डिप्रिसिएशन। निम्न में से कौन सी संपत्ति पर हेरास नहीं लगता है? मोटर कार पर, लैंड पर, बिल्डिंग पर, एयरप्लेन पर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सबको पता है किस पर नहीं लगता। जो लैंड है, भूमि होती है, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। बाकी मोटर कार, बिल्डिंग और एयरप्लेन तीनों पर ही जो डिप्रिसिएशन है वो चार्ज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द बैलेंस ऑफ डेटर्स आर शोन इन ट्रायल बैलेंस इज ₹50,000. बैड डेट शोन इन ट्रायल बैलेंस आर वर्थ ₹5,000. बैड डेट शोन इन एडजस्टमेंट आर वर्थ ₹10,000. What will be the value of provision for bad debt if the same is to be created at 10%? लेनदारों को तलपट में शेष 50,000, डूबत ऋण 5,000 है। डूबत जो समायोजन में है वो 1,000 के। यदि प्रावधान 10% की दर से सज्जित हो तो प्रावधान का मूल्य क्या होगा? आपको प्रोविजन की वैल्यू बतानी है कि जो प्रोविजन फॉर डेब्ट किया गया है वो कितने का किया गया है। तो इसको निकालने के लिए जो बैलेंस ऑफ डेटर है 50,000 का, इसमें से हम लेस कर देंगे। क्या लेस करेंगे? जो 10,000 के बैड डेब्ट हैं, हमको पता है कि वो बैड डेब्ट हैं जो कि हमको आगे जा करके रिकवर नहीं होने हैं, उसको हम लेस कर देंगे। तो कितना अब बचेगा हमारे पास? 40,000। अब जो प्रोविजन बैड डेब्ट का है हमारा 10% हमें करना है, उसी 40,000 का हम 10% निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 4,000, 4,000। यही 4,000 का हम प्रावधान करेंगे। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखने में सारे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता क्या लेस करना है, कितने अमाउंट पर वो कितना परसेंटेज निकालना है। सिंपल सा जो बैड डेब्ट है उसको लेस कर दीजिए, जितना बचेगा उतने पर ही आपको प्रोविजन करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following expenses should not become part of cost of the asset for the purpose of calculating depreciation? राशि की गणना के उद्देश्य से निम्न खर्चों में से किसे संपत्ति की लागत का भाग नहीं होना चाहिए? इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब डिप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वहां पर जो आपके एक्सपेंसेस दे रखे होते हैं उसमें से कौन सा एक्सपेंस है जो एसेट का एक पार्ट नहीं होता, जो एसेट पे कॉस्ट आ रही है उसमें शामिल नहीं किया जाता, उसका हिस्सा नहीं होता है। क्या रहेगा इसमें से? तो वो हो जाता है कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। जो स्टाफ है उसको किस तरह से मशीन को यूज करना है, क्या है उसको सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उसका कुछ अगर चार्जेस आ रहे हैं तो उसको शामिल नहीं करते। बाकी हम इंस्टॉलेशन चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, कॉस्ट जो प्रिपरेशन के लिए आ रही है साइट के, उसको सबको शामिल करते हैं। हिरास की गणना करने में संपत्ति की लागत में शामिल किया जाएगा, लेकिन इसको हम शामिल नहीं करते। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? पूंजीगत व्यय क्या होता है? अमाउंट स्पेंड बाय द कंपनी फॉर पोजेसिंग एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, किसी दीर्घकालिक पूंजी पर संपत्ति को रखने के लिए कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय क्या होता है? एक आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं यानी कि जो पूरी संपत्तियां होती हैं उनमें जो भी खर्चा किया जाता है, जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे होते हैं वही आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपके कह रहे हैं उसमें से कौन सा रहेगा? अमाउंट स्पेंड बाय द कंपनी फॉर प्रोसेसिंग एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यानी कि कोई दीर्घकालिक पूंजी संपत्ति को रखने पर जो कंपनी द्वारा खर्च किया जाता है वही क्या हो जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो तो आपका डायरेक्टली बता ही रहा है कि चार्ज टू एक्सपेंस इन द करेंट पीरियड में चार्ज होते हैं। सी पॉइंट में कह रहा है कि एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन ए रेगुलर बेसिस फॉर कंडक्टिंग द ऑपरेशनल एक्टिविटीज, तो जो रेगुलर बेसिस पर है शॉर्ट टर्म के लिए किए जाते हैं वो भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनइंटेंशनल ओमिशन और कमीशन ऑफ अमाउंट एंड अकाउंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस आर नोन एज डैश। लेनदेन को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया में राशियों और खातों के अनजाने में चूक या कमीशन को डैश के रूप में जाना जाता है। स्कैम्स, फॉर्जरी, एरर्स, फ्रॉड्स। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो ट्रांजैक्शंस किए गए हैं उनका रिकॉर्ड रखा गया है, तो उस रिकॉर्ड रखने में अगर अमाउंट में या फिर खातों में यानी कि डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया या किसी गलत अकाउंट में दिखा दिया तो उसमें कोई चूक हो जाती है, तो उस तरह की चूक को क्या माना जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर वो त्रुटियां जो की गई हैं वो क्या कहलाएंगी, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। सिंपल सीधा सा आंसर है, ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, सिंपल सा समझ में आ रहा है कि क्या कहा जाता है या क्या कहलाएगी, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
If an amount is posted in a wrong account or is written on the wrong side or the totals are wrong or a wrong balance in struck, it will be a case of dash. यदि कोई राशि गलत खाते में पोस्ट की जाती है या गलत साइड पर लिखी जाती है या योग गलत है या फिर गलत बैलेंस हो जाता है तो यह डैश का मामला है, यानी किस तरह की है तो क्या हो जाता है, किस तरह की चूक होती है, त्रुटि होती है तो वो हो जाती है एरर ऑफ कमीशन। तो एक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि क्या है ये सारी लेखकीय अशुद्धियां हैं, लिखने में त्रुटियां हुई हैं, दिखाने में त्रुटियां हुई कि गलत पोस्टिंग कर दी गई है, गलत टोटल निकाला गया है, बैलेंस गलत निकाला गया है, तो ये क्या हो जाएंगे आपकी एरर ऑफ कमीशन हो जाएंगी, कमीशन की त्रुटियां। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह और भी प्रैक्टिस सेट्स आएंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।